आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और मुझसे ये कह रहे हैं कि आप हमेशा से एक जैसे टॉपिक लेके आ रहे हैं बार बार, जैसे कि कन्वेंशनल मशीनिंग से रिलेटेड मेरे टॉपिक ज़्यादा हो गए। तो कुछ ने मुझे सजेशन दी कि आप जो है अब थोड़ा ऑटोमाइजेशन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें हमें, ताकि हम उसकी तरफ से भी काफ़ी चीज़ें गेन कर सकें। तो आप लोगों की सजेशन के ऊपर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ी सी पिछली वीडियो से मुनफरिद होगी। आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर। इन दोनों टॉपिक को कवर करने से पहले हम थोड़ी सी मैकाट्रॉनिक्स की इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। यूँ तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको समझाना सिर्फ एक प्रोग्राम के बस की बात नहीं है, लेकिन जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है और जितना मैंने लोगों से इसके बारे में मालूमात ली है, तो मैंने उसका एक निचोड़ तैयार कर लिया है और वो निचोड़ इंशाअल्लाह ताला एक प्रेजेंटेशन की सूरत में बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर उससे इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने उसके अंदर अपने तजर्बे का, अपने रिसर्च का पूरा निचोड़ इस अंदाज़ में डाला है कि आपको इंशाअल्लाह ताला समझने में बड़ी आसानियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों आइए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर। लेकिन मैं डायरेक्ट टॉपिक पे अगर चला जाऊँगा तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ सकेंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। जो पहले हम टॉपिक्स आपके सामने लेके आते रहे हैं वो यानी कि मैनुअल मशीनिंग से रिलेटेड होते थे और इजी टू अंडरस्टैंड होते थे, जिसकी वजह से आप लोग उसको समझ लेते थे। लेकिन ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए आपको पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको इस टॉपिक को समझने के लिए, पहले मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड देन फिर मैं आपको इस टॉपिक की तरफ लेके जाऊँगा ताकि आप सही तरीके से समझ सकें। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन भी रखा है, जैसे कि मैं तकरीबन 6 कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। सारी तमाम कंपनीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। और तकरीबन 10 ईयर्स से मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के साथ मुंसलिक हूँ। अच्छा जी, ये जो टॉपिक है आज का मैकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, जैसे स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर। तो इसको थोड़ा सा मैकाट्रॉनिक्स को भी थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे चलते हैं। मैकाट्रॉनिक्स बेसिकली होती क्या है, देखिए मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू मैकाट्रॉनिक्स। मैका जो लिया है वो मैकेनिकल से लिया है और ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया है, ठीक है। इन दोनों को जब आपस में जोड़ दिया तो वो मैकाट्रॉनिक्स बन गई, ठीक है। अच्छा, ये काम किया किसने? ये काम किया है सीनियर जापानीज़ इंजीनियर जिनका नाम था तेत्सुरो मोरी, जो कि यासिकावा कंपनी के अंदर 1969 के अंदर उन्होंने ये टर्म ईजाद करी, ठीक है जी। अच्छा, एक कॉमन मिथ है लोगों की कि लोग ये समझते हैं कि मैकाट्रॉनिक्स का ताल्लुक सिर्फ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है। तो मैं इस स्लाइड में आप लोगों को क्लियर करूँगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं मैकाट्रॉनिक्स, जो कि मैकाट्रॉनिक्स का पूरा एक यूँ समझ लें चार्ट मैंने बना के दिखा दिया आपको कि इसके अंदर किन किन चीज़ों की शमूलियत होती है जब कहीं जाके मैकाट्रॉनिक्स वर्क कर रहा होता है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी होती है, इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो ये तमाम जब चीज़ें मिलती हैं तब कहीं जाके मैकाट्रॉनिक्स बनती है। इसका हरगिज़ ये ताल्लुक नहीं है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका ताल्लुक इन तमाम पूरी साइकिल से है जब कहीं जाके ही चलती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैकाट्रॉनिक साइकिल, सिस्टम साइकिल, तो इसको समझ लीजिएगा पहले कि मैकाट्रॉनिक्स का सिस्टम साइकिल होता क्या है बेसिकली। देखिए, मैकाट्रॉनिक सिस्टम साइकिल ये होता है कि पहले एक्शन, कंट्रोल, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपस में साइकिल की तरह घूमती रहती हैं एंड देन हमारा सिस्टम परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोलर सेंसिंग की मदद से उसको पता चलता है कि असल में हो क्या रहा है और उस सेंसिंग की मदद से वो फिर आगे ऑर्डर करता है कि भाई आपने ये करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी मशीन में हीटअप बहुत ज़्यादा हो गया तो सेंसर बताएगा कि ज़्यादा हीट हो चुकी है, तो कंट्रोलर क्या करेगा, मशीन को ऑफ़ कर देगा, यानी एक्शन, ऑफ़ करना एक्शन हो गया, ठीक है। सेंसर से उसको पता चला मशीन हीट हो रही है। तो बेसिकली एक साइकिल होता है पूरा मैकाट्रॉनिक्स का जो इस तरह वर्क करता है, जो आने वाली स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई है दोस्तों, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा ज़रा मैं चाहता हूँ कि तवज्जो से इसको देखें।
देखिए जी, आप सबसे पहले देखें, ये इसकी एक एग्जांपल है टैंक की, ठीक है। पानी का एक टैंक है, सही, ये टैंक है बेसिकली, ये जो यहाँ से यहाँ तक टैंक है, ठीक है। इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है जो कि मेगाट्रॉनिक सिस्टम है, और वो लेवल को, पानी के लेवल को कंट्रोल रखता है, एक जैसा रखता है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये एक सेंसर है, ठीक है। ये जो राउंड चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये एक सेंसर है, ठीक है। जब वाटर का लेवल इस जगह से नीचे हो जाएगा तो यहाँ से सेंसर इसको कंपैरेटर को बता देगा, कंपैरेटर को, कि भाई लेवल कम हो चुका है, ठीक है। कंपैरेटर क्या करेगा, कंपैरेटर जो सिग्नल फेंकेगा एक्चुएटर को, और एक्चुएटर क्या करेगा, यहाँ से वॉल को खोल देगा। जैसे यहाँ से वॉल को खोलेगा तो पानी पीछे से आना शुरू हो जाएगा और वो इसको फिल कर देगा। एंड देन जैसे ही पानी जो है इस बॉल के बिल्कुल बूम पे पहुँचेगा तो दोबारा ये सेंसर यहाँ से जाके कंपैरेटर को बता देगा कि भाई अब पानी जो है फुल हो चुका है। एंड देन कंपैरेटर फिर से एक्चुएटर को बोलेगा कि भाई अब पानी फुल हो चुका है, अब आप इसको बंद कर दें, तो ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि आपका जो टैंक के अंदर वाटर लेवल है वो बड़ा कंट्रोल रहता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, वहाँ पे अगर पानी का लेवल कम हो जाता है तो उनकी मशीन रुक जाती हैं, उनके प्रोसेसेस रुक जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये इस तरह का सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। बेसिकली इसी के अंदर मैंने आपको मेगाट्रॉनिक्स का पूरा सिस्टम भी समझा दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मेगाट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है जी। मेगाट्रॉनिक्स से कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, देखिए मैकेनिकल मैं आपको बता चुका हूँ, मैकेनिकल, इसी एक पिक्चर भी मैंने लगाई हुई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक पिक्चर लगाई हुई है। ये जस्ट मैंने अंदाज़ा, ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली है क्या, क्लिक कर जाए आपके जहन में कि होता क्या है बेसिकली। सेंसर्स के लिए ये पिक्चर मैंने लगाई हुई है, ठीक है। एक्चुएटर, ये लगा हुआ है एक्चुएटर, ठीक है। कंट्रोलर, ये आपका कंट्रोलर है, ठीक है। कंप्यूटर सब नहीं देखा हुआ है, ठीक है। तमाम तर चीज़ें जो होती हैं मेगाट्रॉनिक्स जो है इसके ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, ठीक है। अब मैं जो टॉपिक से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि जब मैं टॉपिक पे जाऊं तो आपको टॉपिक बड़ा आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। बेसिकली एक टर्म है ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ओपन लूप के अंदर जो है कोई फीडबैक नहीं होता और क्लोज लूप के अंदर फीडबैक होता है। लेकिन मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की, बहुत से लोगों के पास गया, मैंने पूछा, तो लोगों को जस्ट यही पता है, भाई किसी से पूछो भाई ओपन लूप क्या होता है, कहता है भाई उसके अंदर फीडबैक नहीं होता। अब उससे पूछो भाई क्या फीडबैक किस तरह का होता है, क्या सिस्टम क्या है बेसिकली, तो वो जो है वहाँ पे बता नहीं पाते, ठीक है। बस उनको यही पता होता है कि भाई फीडबैक होता है और नहीं होता। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में ये चीज़ भी मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा कि किस तरह फीडबैक बेसिकली है क्या चीज़, किस तरह वो हो रहा है काम, ताकि आप जो है जवाब किसी को दे सकें अच्छे अंदाज में, ठीक है। और फिर यही चीज़ें जो है हमारे आज के टॉपिक से भी रिलेटेड होंगी, ठीक है जी। ओपन लूप सिस्टम जिसके अंदर फीडबैक मौजूद नहीं होता, ठीक है, और क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस है फीडबैक का दोनों में। अब ये फीडबैक क्या है आगे बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले ओपन लूप को अपने जहन में रखें, ओपन लूप का मैं बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। ये ब्रेन जो है ये डिसीजन है इसका, यानी कि ब्रेन से इंसान डिसीजन लेता है, एक डिसीजन मेकिंग जो होता है ब्रेन होता है, ठीक है। और आई जो होती है इंसान की, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आई जो होती है वो एक सेंसिंग का काम कर रही होती है, और जो मसल्स इंसान के होते हैं वो एक्चुएटर होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुएटर का मतलब ये होता है कि कोई काम करने के लिए जो फोर्स आपको चाहिए वो एक्चुएटर होती है, ठीक है। आप अब मैं बटन के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये बटन है, ठीक है, और इस बटन को जब मैं दबाऊंगा तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है। अब ये बल्ब लगा हुआ है दूसरे कमरे के अंदर, ठीक है, और ये वाला बटन जो है वो दूसरे कमरे में लगा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं जब इस बटन को ऑन करूंगा तो बटन से बल्ब जल गया, मुझे जस्ट ये बटन नहीं बताएगा, ठीक है। ये बटन ने मुझे ये नहीं बताया कि बल्ब जला है कि नहीं जला, बस मुझे पता है कि भाई बटन ऑन करूँगा तो वो वहाँ से जल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई तार ब्रेक हो गया हो, या मेरा जो बल्ब लगा हुआ है वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिसकी वजह से ये बल्ब नहीं जला, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि ये हमें बटन ने नहीं बताया, बेसिकली ये समझिएगा। तो ये फीडबैक यानी कि ये नहीं दे रहा, ये होता है डिफरेंस ओपन लूप के अंदर, ठीक है। सिंपल सी एक चीज़ समझ लें कि इस बटन ने आपको फीडबैक नहीं दिया कि बल्ब जला है कि नहीं जला, ये बेसिकली फीडबैक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद समझाऊंगा आगे जाके, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी क्लोज लूप का थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्लोज लूप का समझने के लिए आपको मैंने कार की एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक कार है, ठीक है, आपने एक स्पीड आपको यानी कि फॉर एग्जांपल 100 की स्पीड में आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है। आपका जो दिमाग है वो कंट्रोलर है, ठीक है, वो आपको
कह रहा है कि भाई 100 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, और आपका जो पाँव है, जो एक्सीलेटर पे आपने रखा हुआ है वो एक्चुएटर है, ठीक है। और प्लांट जो है, प्लांट पूरा जो जिस पे वर्किंग हो रही है, प्लांट बेसिकली वो होता है जिस पे वर्किंग हो रही है, ठीक है, वो आपकी पूरी कार है, वो प्लांट है आपका, ठीक है। और आप स्पीड में जा रहे हैं 100 की स्पीड से, ठीक है। और अचानक आपके सामने कोई ऐसी गाड़ी इतनी करीब आ गई कि आपको लगता है कि भाई ये जो है अब हिट कर सकती है, तो आपने अपनी आँख से, ये देखिए आँख जो है आपका सेंसर का काम करती है, ठीक है। आपकी आँख ने बता दिया कि भाई ये गाड़ी बहुत करीब आ चुकी है, ये हिट हो सकता है, तो आपने फ़ौरन ब्रेक दबा दिया और गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लिया, ठीक है। तो यानी आँख जो थी आपकी वो सेंस करके बता रही है कि भाई आप फ़ौरन से पहले इसको ब्रेक करें वरना हिट हो सकता है। तो फीडबैक दिया आपकी आँख ने कि आप इसकी स्पीड स्लो करें, हिट हो सकता है। ये होता है बेसिकली फीडबैक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक मज़ीद छोटी सी एग्जांपल मज़ीद दे देता हूँ आप लोगों को कि एक ओपन लूप सिस्टम जो होता है, जैसे एक एग्जांपल है ट्रैफिक सिग्नल की, ठीक है। अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है, लोग रुके हुए हैं, ठीक है, अगर वो ग्रीन है तो लोग चल रहे हैं, लोग सिग्नल भी तोड़ देते हैं, रेड पे भी निकल जाते हैं। तो ये जो सिग्नल है ये कुछ नहीं कर सकता उनका, बेसिकली ये कोई फीडबैक नहीं दे सकता, ये जस्ट एक सिग्नल है। ये कोई किसी भी किस्म ना ये कोई अलार्म जनरेट कर रहा होता है कहीं कि भाई एक बंदे ने सिग्नल तोड़ दिया, तो बेसिकली एक सिग्नल है, इसका कोई फीडबैक नहीं है। ये एग्जांपल है। प्लस एक दूसरी क्लोज लूप की एग्जांपल देता हूँ आपको, एयर कंडीशनर बेसिकली इसका एग्जांपल इस तरह का है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर में आप 26 डिग्री पे अगर आप सेट करते हैं तो वो 26 डिग्री पे पहुँच के ट्रिप कर देता है उसका आउटर जो होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फीडबैक सिस्टम एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। लेकिन मैंने जो पीछे और आगे जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, उम्मीद करता हूँ इससे आपको ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम समझ आ गया होगा, और आपसे जब आइंदा कोई पूछेगा कि ये क्या होता है तो आप बाकायदा इसका जवाब दे सकेंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आना चाहता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो मेरा टॉपिक था स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर, ठीक है जी। स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर के अंदर जो बेसिकली डिफरेंस होता है, लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये सबसे पहले बताना चाहूँगा। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में कॉस्ट कंसिडरेशन का होता है, ठीक है। कॉस्ट कंसिडरेशन मतलब जो कि स्टेपर मोटर जो होती है वो चीप रेट में मिल जाती है। चीप रेट मतलब कि सर्वो से चीप, ठीक है। वैसे तो महंगी होती है लेकिन सर्वो से आपको चीप रेट में मिल सकती है। टॉर्क का होता है, ठीक है। टॉर्क जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, टॉर्क की बिना पे लोग जो है इसकी सिलेक्शन करते हैं। स्पीड की बिना पे इसकी सिलेक्शन करते हैं। बेसिक डिफरेंस इनमें स्पीड का होता है, एक्सीलरेशन का होता है, और ड्राइव सर्किट का इनके अंदर वो होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको सर्वो मोटर की ज़रूरत होती है, जो रिक्वायरमेंट्स आपकी, जैसे आपको अगर टॉर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप सर्वो यूज़ करते हैं। स्पीड सर्वो की बहुत ज़्यादा होती है। मकसद ये होता है कि इन दोनों में ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी है ये बुरी है, दोनों का काम अपने अपने स्पेसिफिक लिमिटेशंस के अंदर होता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह दिखाऊँगा आपको। अच्छा, स्टेपर मोटर, ठीक है जी। स्टेपर मोटर जो होती है, आपको मैं इसका थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। स्टेपर मोटर जो होती है ये एक डीसी मोटर भी कहलाती है, ठीक है। डीसी मोटर होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगा हुआ होता है जिससे मूव कर रही होती है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर लेती है, और इसके अंदर जो सिग्नल जो इसको ऑपरेट करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का नाम है मैक 3, ठीक है। मैक 3 के अंदर आप इसको बताते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में आपने इतने रूट, इसको आप जस्ट रोटेशन बताते हैं, ठीक है जी। ये इसके अंदर आप ना ये आपको डायरेक्शन बताइए कि भाई आपने आपका जो मोटर है, ये आपका जो टूल है जो भी इससे फिट हुआ है वो इतना आगे चला गया, इतना पीछे आ गया, वर्क हुआ नहीं हुआ, ये फीडबैक आपको नहीं देगी दोस्तों। ये जो मोटर है ये ओपन लूप मोटर है, ठीक है। ओपन लूप मतलब जो कि फीडबैक नहीं देती। ओपन लूप मोटर है जिसकी वजह से आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो होती है आपको अच्छी एक्यूरेसी भी दे देती है, और आप जो लिमिटेशंस हैं आपकी उस लिमिटेशन के हिसाब से अच्छी वर्किंग कर देती है। इसको जितनी भी रोटेशन आपने देनी है वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाके लिखते हैं, ठीक है, उतनी ही ये रोटेशन करती है। और आप अगर इसको कहते हैं कि भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, अपने इतने 100 रोटेशन लेने, तो वो इतने 100 रोटेशन जो है वापसी पीछे भी ले लेती है। तो इसकी प्रोग्रामिंग होती है पूरी, उस हिसाब से ही चलती है, ठीक है। ये चीज़ समझ लें, ओपन लूप मोटर है, कोई फीडबैक नहीं देती, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। देखिए जी, इसके अंदर का मैकेनिज़्म इस तरह का होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखें ये नॉर्थ और साउथ का सिस्टम है, ठीक है। और जैसे ही ये जैसे इनर्जाइज होते हैं दोनों,
तो ये इस तरफ यहाँ से ऐसे घूमता है, और जब ये दोनों एनर्जाइज होते हैं तो मज़ीद उसको वहाँ से घुमा देते हैं। तो बेसिकली ये इसका मैकेनिज़्म होता है, जो कि आगे इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आपको बताऊँगा। इसके अंदर जो है 50 से 100 ये जो जगह है, ये देखें, इनके अंदर मुख्तलिफ नॉर्थ और साउथ पोल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है। 50 भी होते हैं, ठीक है, 50 होते हैं, जिस 50 होंगे तो ज़्यादा आपको उसके अंदर नज़र आएंगे, कम ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा एक पोल, और अगर इसके अंदर 100 के करीब होंगे, 50 से 100 के दरमियान हो सकते हैं, ठीक है। और अगर 100 के करीब हैं तो देखें छोटे छोटे से पोल नज़र आएंगे आपको इसके अंदर, ठीक है जी। ये इस तरह इसका मैकेनिज़्म बेस होता है। जैसा कि मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, मज़ीद यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि ये सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही इसको एनर्जाइज होता है तो ये इसको रोटेट कर देता है, एंड देन फिर अगला सिग्नल इस वाले वायर से जाता है। जब ये एनर्जाइज होता है तो उसको मज़ीद रोटेट कर देता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो इसी तरह ये मोटर घूमना शुरू कर देती है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज का सिग्नल मिलता है तो ये जो है इसी को दोबारा से नेगेटिव कर देता है और वो उल्टी घूम जाती है, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको भी उल्टा कर देता है तो वो उसको उल्टा घुमाना शुरू कर देती है। तो ये बताने के लिहाज से ये लग रहा होगा कि ये एक एक करके घूम रही है, लेकिन ये बहुत नैनो सेकेंड्स में ये अमल हो रहा होता है। सिग्नल्स नैनो सेकंड के हिसाब से जा रहे होते हैं, तो ये मोटर जो है बड़ी स्पीड में घूम रही होती है। इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ से सिग्नल जा रहा है तो एक दफ़ा घूमी और वहाँ से सिग्नल जा रहा है फिर दूसरी दफ़ा घूमी। तो ये एक मैकेनिज़्म समझा रहा हूँ आपको। ये जो टाइम पीरियड होता है इस पूरे प्रोसेस का, ये बहुत ही ज़्यादा नैनो सेकंड में होता है, और मोटर की स्पीड इतनी होती है कि आपको नहीं समझ में आएगा, एक आम इंसान नहीं ये समझ सकेगा कि भाई इसके अंदर का मैकेनिज़्म इस तरह का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मज़ीद उसको जो मैं पीछे बातें बता रहा हूँ उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। जैसे ही नॉर्थ साउथ यहाँ से यानी कि एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ कर लेता है, ठीक है। जैसे ही फिर ये वाले एनर्जाइज होते हैं तो फिर वो नीचे की तरफ इस तरफ घूम जाता है, ठीक है। फिर इस तरह एक इनके मैंने आपको 4 तस्वीरों में दिखा दिया किस तरह ये मोटर रोटेट कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टेपर मोटर के, जो कि सबसे बड़ा सवाल है, सही है, सबसे बड़ा सवाल है इसका। तो इसके एडवांटेज ये होते हैं कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। आपको बड़ी अच्छी यानी कि आपके रेंज में आपके जो अमाउंट है काफ़ी कम अमाउंट लगता है इसको परचेज़ करने में और इसको इस्तेमाल करने में। इसकी मेंटेनेंस भी, जैसे कि आप मेंटेनेंस भी इसमें इतना कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। चेंज क्योंकि लोग ज़्यादातर इसको चेंज कर लेते हैं, इसकी मेंटेनेंस नहीं कराते, ठीक है जी। तो इस वजह से लोग इस्तेमाल करते हैं, चीप कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से। दूसरी चीज़ है ईज़ी इन अवेलेबिलिटी, जो कि बासानी बाज़ार में मिल जाती है। तीसरी है जी ईज़ी इन यूज़, प्लग एंड प्ले, ठीक है जी। इसमें आपको कोई बहुत हाई फाई सिस्टम नहीं लगाना, आपने जस्ट इसको प्लग करना है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना, ये चलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोई आपको कंट्रोलर और 10 तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और चौथा इसका एडवांटेज है नो वेयर एंड टेयर, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये जो है इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं हो रही, ये मैग्नेटिक सिस्टम होता है इसके अंदर, तो इसके जो अंदर का मैकेनिज्म है वेयर एंड टेयर का कोई ख़तरा नहीं है इसमें, ठीक है। लो मेंटेनेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नो फीडबैक, जैसा कि मैं पहले की स्लाइड्स में बता चुका हूँ कि ये ओपन लूप मोटर होती है जो कि फीडबैक नहीं देती, ठीक है। लो मोटर एफिशिएंसी देन सर्वो, तो सर्वो मोटर जो कि अभी मैंने आपको बताया नहीं है आगे कि क्या होती है, आगे इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ समझ लें कि सर्वो मोटर से एफिशिएंसी इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। टॉर्क जो होता है, टॉर्क तीसरा देखते हैं, टॉर्क जो होता है लो टॉर्क ऑन हाई स्पीड, ये चीज़ समझने की है कि हाई स्पीड में जब आप इसको आरपीएम इसके अंदर जब प्रोग्राम करेंगे, हाई स्पीड में करेंगे, तो जो आरपीएम जो है उसके जब हाई स्पीड पे पहुंचेंगे तो जो है उसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और आप जब उसको मज़ीद बढ़ा देंगे तो मे बी इसका ये जो है स्टॉप कर जाए, अपना फेलियर हो जाए इसके अंदर कोई, ठीक है। लो एक्यूरेसी देन सर्वो मोटर, ठीक है जी। चौथा पॉइंट ये है कि भाई एक्यूरेसी भी इसकी कम होती है सर्वो मोटर से। पाँचवा है मोटर ओवर हीट ऑन हाई कन्फिग्रेशन, ठीक है जी। मोटर जो है ओवर हीट, जो हाई कन्फिग्रेशन अगर उसमें आपने कर दी है तो वो ओवर हीट भी हो सकती है, ठीक है। इसका छठा पॉइंट है वेरी नॉइज़ी, आप जब ये जब चलेगी तो आपको एक बाकायदा एक नॉइज़ सुनाई देगी। वो नॉइज़ जो होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि इतनी हाई नहीं होती कि आप जो है आप बर्दाश्त ना कर सकें, लेकिन नॉइज़ी होती है। इसको पहचानने का होता है तरीका, नॉइज़ी होती है, इस वजह से इन्वायरमेंट में नॉइज़ फैलाती है। इफ़ एनी फेलियर इन फंक्शन पैनल कैन डिटेक्टेड, ठीक है जी। देखें ये मैंने आपको बताया कि ओपन लूप होती है। ओपन लूप अगर मोटर है तो वो जो है अगर उसमें कोई फेलियर आ गया, वो रुक गई है किसी वजह से, हाई टॉर्क की वजह से, हाई आरपीएम की वजह से, तो वो आपको पैनल नहीं बता सकेगा कि ये अपना काम कर रही है या नहीं, क्योंकि पैनल में आपने सॉफ्टवेयर में आपने प्रोग्राम कर दिया और वो प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर फेंकता रहेगा। वो प्रोग्राम
अब मोटर में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा वो सॉफ्टवेयर को नहीं पता। सॉफ्टवेयर अपना काम करता रहेगा। अगर मोटर अगर अपने यानी कि सही उसमें चल रही है तो वो चलती रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है तो वो जो है रुक सकती है, ठीक है। लेकिन इसको ये आपको खुद से देखना होगा, ये सॉफ्टवेयर या ये मोटर डिटेक्ट आपको करके नहीं बताएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। ये एग्जांपल है स्टेपर मोटर की, ठीक है। स्टेपर मोटर की एप्लीकेशन है, ठीक है जी। ये जो है आपकी प्लाज्मा कटिंग की एक मशीन है और ये एक रोबोट है जो कि रोबोट वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। ये जो रोबोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रोबोट की मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको मज़ीद क्लियर होगा कि रोबोट है क्या। और बेसिकली उसमें वॉइस कोशिश करूँगा कि उसके अंदर वॉइस वाली वीडियो आपको दिखाऊँ ताकि आप उसके अंदर से स्टेपर मोटर की वॉइस जो मैंने आपको जिसके बारे में बताया, नॉइज़ जो उसकी निकलती है वो सुन सकें आप। वीडियो की तरफ चलते हैं। कोशिश थी मेरी कि मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं और वीडियो भी मैंने आपको दिखाई, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोटर की तरफ। तो हमारी अगली जो मोटर है वो सर्वो मोटर, ठीक है जी। सर्वो मोटर जो कि ये एक टिपिकल मोटर होती है, इसकी कंट्रोलिंग बड़ी टिपिकल है और इसके अंदर जो है इसके हर तरह के ऑपरेशन जितने भी हैं सारे क्रिटिकल ऑप्शन हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी हैं, ठीक है। इसकी अलग लिमिटेशन है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा। अभी इसको समझने की ज़रूरत है। इस स्लाइड में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसको आप समझिएगा। देखिए इसके अंदर एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है, इसको देखिए यहाँ पे इस वक्त नज़र करें। डिस्प्ले स्क्रीन इसके अंदर मौजूद होती है कि आपको बताती रहे कि भाई इस वक्त आपकी पोजीशन जॉब की पोजीशन है क्या, ठीक है। और कंट्रोलर जो होता है इसके अंदर एक कंट्रोलर मौजूद होता है जो कि फीडबैक जब आपका आता है तो उसको कंट्रोलर को पता होता है कि अब आगे करना क्या है, ठीक है। वो आपको तमाम जो कि ऑपरेशन कंट्रोलिंग जो कि आपने सॉफ्टवेयर की मदद से उसको आपने उसमें पुट की हुई हैं, जितनी भी कंडीशन आपने उसमें डाली हुई हैं, तो उसको डिसीजन भी ले लेता है जो आपने उसके अंदर फीड किया हुआ है, ठीक है। एम्पलीफायर है यहाँ पे, ठीक है जी, जो कि एम्पलीफायर का बेसिकली काम ये होता है कि जो इनकोडर जो कि वैल्यू दे रहा है उसको, और वो जो है उसको कन्वर्ट करके कंट्रोलर की लैंग्वेज में, यानी कि सिग्नल को कन्वर्ट करके कंट्रोलर को दे, और कंट्रोलर जो है उसको रीड करके अपना सिग्नल वापसी एम्पलीफायर को देता है, और एम्पलीफायर जो है उसको फिर से कन्वर्ट करके अपने इनकोडर को देता है। अच्छा, अब इनकोडर क्या होता है जी, ये समझ लीजिएगा। देखिए इस जगह मैंने एक रेड बॉक्स लगा दिया क्योंकि ये बेसिकली ये है सर्वो मोटर, लेकिन इसके अंदर दो पार्ट होता है, ठीक है। वो इस जगह पे आगे समझिएगा। सर्वो मोटर है, ये आगे का जो हिस्सा है ये दो हिस्से हैं, ठीक है जी। आगे का हिस्सा जो सर्वो मोटर है और पीछे का जो हिस्सा है वो इनकोडर है, ठीक है जी। इनकोडर का काम क्या होता है, अब आपको ये समझना होगा कि भाई इनकोडर क्या होता है, क्योंकि अगर इनकोडर नहीं पता होगा तो आप पूरा मैकेनिज्म इसका समझ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये समझ लें कि ये इसका पूरा इस तरह का साइकिल होता है, ठीक है। ये आपकी जो मशीन है ये आपकी जितने भी आगे जा रही है, जितना घूम रही है, जितने डिस्टेंस ले रही है, यहाँ पे इसके अंदर कंट्रोलर में हर चीज़ फीड होती है कि भाई इतने रोटेशन लेगी तो इतने mm आगे जाएगी, और वो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको शो करेगा कि भाई इतने mm ये आगे जा चुकी है। अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मशीन रुक गई, तो ये अलार्म भी करता है, ठीक है। और पहली चीज़ तो इसकी ये होती है कि ये कोशिश करता है जितने भी आपने इसको इनपुट्स दिए हैं उसके हिसाब से प्रॉब्लम को फिक्स कर दे ऑटोमेटिक, लेकिन अगर जब इसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है मामला तो ये अलार्म कर देता है और डिस्प्ले पे शो कर देता है, जो कि आपको पता चल जाता है कि भाई मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो ये होता है बेसिकली फीडबैक। सर्वो मोटर जो होती है वो फीडबैक मोटर है, यानी क्लोज लूप सिस्टम के ऊपर जो है काम करती है, और इसको क्लोज लूप सिस्टम बनाने में जो किरदार है वो इनकोडर का है। इनकोडर जो होता है वो बेसिकली सिग्नल्स को जो है वो काउंटिंग कर रहा होता है बेसिकली कि कितना है, कितना ज़्यादा ये आगे पीछे हो रहा है, कितना यानी कि ये रुक गया है, चल रहा है, क्या है। तो इसको जो है वो क्लोज लूप बनाने में जो किरदार है वो इनकोडर का है। अब वो किस तरह किरदार है मैं इंशाल्लाह आगे बताता हूँ आपको। इनकोडर होता क्या है जी, देखिए इनकोडर जो होता है वो एक डिवाइस है जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है फीडबैक के लिए, सही है जी। असल में
सर्वो को फीडबैक बनाने में किरदार मैंने बताया जैसे पहले वो इनकोडर का है। इनकोडर फीडबैक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो इसकी मोस्ट बेसिक टर्म है जिसके लिए जो मेजर करता है ये वो पोजीशन है। नंबर 1 पे पोजीशन है, 2 पे डायरेक्शन है, 3 पे स्पीड है, 4 पे काउंट है और 5 पे मेजरमेंट है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो कि काउंट कर लेता है। जैसे आप आपने किसी मेजरमेंट पे इसको सेट कर दिया तो ये आपको बता देगा भाई आपने इसके अंदर सेट करा कि भाई 10 mm से 15 mm तक पे कट लगेगा, तो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको बताता भी रहेगा भाई 10 से 15 mm पे कट लग रहा है, ठीक है। काउंट के काम में भी काम आता है कि आपको कितने काउंट्स जो है आपने देने हैं उसको उतने काउंट पर जाके ये आपको बता देगा भाई आपने इतने काउंट मुझे दिए थे, ये कम्प्लीट हो चुके हैं, और आपको अलार्म कर देता है और आपको फीडबैक दे देता है। तो ये बेसिकली इसका इनकोडर का काम होता है जो कि फीडबैक देने का काम आ रहा है, ठीक है। मज़ीद इसको समझाऊंगा इंशाल्लाह आगे। ये एक छोटी सी स्लाइड मैंने बनाई है आपको बताने के लिए, ये इसका ताल्लुक टॉपिक से नहीं, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर डेप्थ में चला गया तो टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन जस्ट समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इनकोडर टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमारा मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी में मौजूद है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में मौजूद है और रेजिस्टिव में भी और ऑप्टिकल में भी मौजूद है। और इनकोडर की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स हमारी क्या हैं, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल, ठीक है जी। ये जस्ट आपकी जो है नॉलेज के लिए बता दिया, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में इसकी भी टाइप में जाएंगे इंशाल्लाह। इनकी एक अलग थ्योरी है। ये एक काउंट की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कितने राउंड्स जो होते हैं, राउंड्स को कैसे काउंट करेगी इनकोडर, राउंड्स को कैसे काउंट करता है। बेसिकली ये एक समझाने के लिए एक मैकेनिज़्म मैंने बनाया आपको, क्योंकि इसी तरह के सिस्टम, क्योंकि ये बहुत पुराना सिस्टम है, ठीक है। मज़ीद जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड आ चुका है, उन्होंने इसी सिस्टम को इतना प्रिसाइज कर दिया है कि इतना ज़्यादा, यानी कि इसके लिए इतनी बड़े स्पेस की ज़रूरत थी, अब वो बहुत छोटे स्पेस में छोटा सा इनकोडर आ गया जिसमें ये सारा यही सिस्टम होता है, लेकिन तमाम टेक्नोलॉजी को छोटा कर दिया, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप आराम से समझ सकेंगे। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब आप ये देखें, इसके अंदर स्लॉट्स बनी हुई हैं पूरे इसके डाय के सर्कमफेरेंस के ऊपर। अब ये स्लॉट्स बेसिकली इसके अंदर ये सेट होता है कि एक स्लॉट अगर घूमी है तो हमारा कितनी रोटेशन हुई है, ठीक है। इन तमाम स्लॉट्स को गिनती करेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे 360 से, तो अगर वो फिर आ जाएगा कि एक जब आपकी स्लॉट निकली तो कितने डिग्री आपकी मोटर घूमी, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि भाई इतना मोटर एक स्लॉट पे इतने डिग्री घूम रही है, तो आप उसके अंदर आप ये भी सेट कर सकते हैं कि भाई इतने डिग्री घूमेगी तो इतने mm आगे बढ़ेगी। क्लियर। अब ये कैसे काउंट करेगा, देखें, लेज़र लाइट जैसे ही इसको हिट करेगी, दैट मीन्स एक स्लॉट आगे बढ़ गई, और कंट्रोलर को पता चल गया कि ये जितने भी डिग्री जो इसमें मैंने आपको बताया डिवाइड बाय 360 करेंगे, तो जितने भी डिग्री उसमें आएंगे तो उसको पता चल जाएगा भाई इतनी डिग्री घूम चुकी, और उसको ये भी पता होगा कि इतनी डिग्री घूमी तो इतने mm आगे बढ़ गई। तो ये पूरा उसके अंदर एक मैकेनिज़्म हम सेट करते हैं जिससे पता चलता है। फिर इसी तरह ये जितनी स्पीड में घूमेगी उतनी ही स्पीड में इस वाले जो कि सेंसर है इस पर लाइट हिट करती रहेगी, और वो उसको बताता रहेगा भाई इतनी मोटर इतनी स्पीड में घूम रही है, और उसके RPM ये हैं, RPM भी काउंट हो सकते हैं, उसकी पोजीशन भी काउंट हो सकती है, सब चीज़ें उसकी काउंट हो सकती हैं। बेसिकली ये कहलाता है इनकोडर, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। एक एग्जांपल है यहाँ पे मज़ीद मोटर की, ठीक है। हमारे जो पानी की मोटर होती है उसके RPM कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक इनकोडर लगा दिया है, ठीक है। अब ये इनकोडर जो है, आपने फॉर एग्जांपल मोटर को चलाया 1500 RPM के ऊपर, और आपका जो पंप के जो RPM एक्चुअल आ रहे हैं वो 1480 आ रहे हैं। दैट मीन्स आपका पंप बिल्कुल सही काम कर रहा है, आपने जो भी इनपुट उसको दिया था वो आपको आउटपुट सही दे रहा है। तो ये बेसिकली इनकोडर का काम होता है। आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर नज़र डाल लेते हैं। एडवांटेज ऑफ सर्वो मोटर फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है। ये क्लोज लूप सिस्टम है, इसमें फीडबैक होता है, पूरा फीडबैक की डिटेल मैंने आपको दे दी। मोटर मूवमेंट शो इन डिस्प्ले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकोडर लगा हुआ होता है, वो उसकी तमाम मूवमेंट को काउंट करता है, जो कि हमने उसको फीड किया हुआ, उसके अंदर प्रोग्रामिंग हमने की हुई है, तो उससे आपको ये हर तरह की मूवमेंट को कैलकुलेट करके बताता है अपनी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। इफ़ एनी एरर इनकोडर हाईलाइट एरर, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया, अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो इनकोडर जो होता है वो हाईलाइट कर देता है, अलार्म कर देता है। पहले उसे खुद फिक्स करने की कोशिश करता है, और जब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो आपको अलार्म करके बता देता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आई है, फिर आप उसको सेट कर लेते हैं। हाई मोटर एफिशिएंसी देन स्टेपर, एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है स्टेपर मोटर के मुकाबले में। हाई टॉर्क ऑन हाई स्पीड,
इसकी हाई टॉर्क होती है, इसकी टॉर्क हाई कह लें या मेंटेन कह लें, टॉर्क मेंटेन रहती है हाई स्पीड के ऊपर। आप इसकी स्पीड जितनी भी ज़्यादा हाई कर दें इसमें किसी किस्म का फेलियर नहीं आएगा, ठीक है। लेस नॉइजी, जैसा कि आपको पता है इसके अंदर आवाज़ बहुत कम होती है, ठीक है। हाई एक्यूरेसी दें स्टेपर मोटर, एक्यूरेसी इसकी स्टेपर मोटर से कई ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, थोड़े से डिसएडवांटेजेस पे नज़र डाल लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए, मोटर ट्यूनिंग आर वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब आपने जैसा कि देखा पीछे स्लाइड के अंदर, इसके अंदर कितने मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए कोई आम इंसान इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके लिए एक स्पेशल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है जो कि इसको एरर को ट्रेस करता है एंड देन उसके ऊपर वर्किंग करता है। तो ये हर बंदे का काम नहीं होता, तो ये एक डिफ़िकल्ट, इसके अंदर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि भाई उसको रिपेयर करने में बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा क्या है भाई, वेरी एक्सपेंसिव, ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर पॉइंट है कि ये जो है सस्ती नहीं होती। इसका सिस्टम जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखा दिया कि इतना बड़ा इसका सिस्टम है कि वो उसके अंदर जाहिर सी बात है कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। कम्प्लेक्सिटी इन यूज़, ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है सर्वो मोटर का यूज़ बहुत मुश्किल है कंपेयर टू स्टेपर मोटर। इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग भी करनी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसको ऑपरेट करने के लिए करनी होती हैं, ठीक है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका इसके अंदर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ जाती है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उसको सही करने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं या हफ्ता भी लग जाता है। इसको बहुत टाइम लेती है इसके अंदर जितना जो भी फॉल्ट होता है उसको ट्रेस होने में। तो चाहे आप जितना भी बड़ा इंजीनियर बुला लें उसमें वो टाइम ठीक ठाक टाइम लेगा इसको मेंटेन करने में, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। 5वां जो इसका डिसएडवांटेज है हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये चीज़ भी क्लियर है कि पीछे जो मैंने आपको जितना बड़ा पूरा इसका सिस्टम दिखाया उसके अंदर आपने देखा कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर स्क्रीन भी मौजूद है, तो उसके अंदर एम्पलीफायर है, उसके अंदर कंट्रोलर है और उसके अंदर इनकोडर है और उसकी पूरी यानी कि अटैचमेंट बहुत बड़ा यानी कि उसमें सिस्टम है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए भी उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली ये भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सर्वो मोटर की कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। CNC लेयर मशीन जो होती है बेसिकली उसके अंदर सर्वो मोटर लगी हुई होती है, क्योंकि जितना ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो टर्रेट लगा हुआ होता है उसकी तमाम पोजीशन और RPM की तमाम स्पीड और हर चीज़ जो है आपके डिस्प्ले पे आ रही होती है कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम भी अलार्म से हाईलाइट करता है। तो ये बेसिकली सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल है। CNC लेयर जिसने देखी है वो उसको पता होगा कि भाई एक्चुअली सर्वो मोटर किस तरह काम करती है। मिलिंग के साथ भी बिल्कुल एज इट इज़ यही मामला होता है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी पीछे की स्लाइड्स के अंदर के स्टेपर मोटर हाई, जब आपने उसको हाई स्पीड करी तो उसके टॉर्क गिर जाते हैं और जो सर्वो मोटर होती है उसके टॉर्क नहीं गिरते हाई स्पीड पे भी। तो उसके लिए मैंने उसको समझाने के लिए एक चार्ट आपको बना के दिखाया है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमें बहुत जगह हाई स्पीड चाहिए होती है किसी भी काम के अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास हर 10 मिनट के अंदर हर 10 सेकंड के अंदर 6 या 7 बॉक्सेस अगर उठा के दूसरी साइड पे करने हैं, उसके लिए हमने एक रोबोट लगाया हुआ है। तो उसके ऊपर हमें यकीनन बहुत स्पीड चाहिए होगी, ठीक है जी, कि वो तकरीबन 1.5 सेकंड्स के अंदर जो एक बॉक्स को आगे करे, तकरीबन इतनी स्पीड जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जितनी ज़्यादा स्पीड में आपकी मोटर जो है काम करेगी उतने ज़्यादा बॉक्सेस आगे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपने अगर स्लो स्पीड कर दी तो आपका जो पूरी चेन बनी हुई है वो ब्रेक हो जाती है। तो उसमें आपको हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। वहाँ पे अगर स्टेपर मोटर की आप स्लो स्पीड वाली स्टेपर मोटर लगा दें तो वो आपकी एफिशिएंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस चार्ट की मदद से आप समझे, देखिए ये रेड लाइन जो है ये सर्वो मोटर की लाइन है और स्टेपर मोटर की लाइन ये है, ठीक है। ये टॉर्क है, ठीक है, और ये स्पीड है, ये पूरा ग्राफ है। अब हाई टॉर्क पे दोनों स्टार्ट हुई, ठीक है। स्पीड बढ़ी, ये देखिए यहाँ से ये जो है ये स्पीड बढ़ी है, ठीक है। हाई टॉर्क से दोनों स्टार्ट हुई, स्पीड बढ़ी, स्टेपर अपनी जगह पे रही और स्टेपर नीचे आ गई, सर्वो मोटर अपनी जगह पे रही। मज़ीद स्पीड बढ़ी, स्टेपर मोटर अपनी जगह पे रही और ये सर्वो मोटर भी अपनी जगह पे रही। मज़ीद स्पीड बढ़ी, स्टेपर मोटर मज़ीद नीचे गिर गई और सर्वो मोटर जगह पे रही। इसी तरह जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, सर्वो मोटर अपनी जगह पे मौजूद है और स्टेपर मोटर बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है।
टॉर्क के हिसाब से। ये टॉर्क इसका बहुत ज़्यादा कम हो गया हाई स्पीड के ऊपर, ठीक है। और अब मज़ीद इसकी स्पीड अगर आप बढ़ा देंगे तो मे बी कि इसका टॉर्क जो है इसके ग्राफ से नीचे माइनस में चला जाए और आपकी मोटर काम करना बंद कर दे, स्टेपर मोटर। लेकिन सर्वो मोटर में ऐसा कुछ नहीं होता, आप उसको वो अपना काम उसी टॉर्क पे करेगी हाई स्पीड में भी, ठीक है। ये ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियरली समझा देगा कि बेसिकली कंपैरिजन होता क्या है टॉर्क और स्पीड का इन दोनों मोटर्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। वापस मैं मैकेट्रॉनिक्स के ऊपर थोड़ा सा आपको आना चाहूँगा ताकि ये मोटर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको समझा सकूँ, ठीक है। लेथ मशीन आपने सबने देखी है, ठीक है जी, लेथ मशीन है और ये CNC लेथ मशीन है, ठीक है। अब ये लेथ मशीन जो है ये एक मैनुअल मशीन है और जब इसके अंदर मैकेट्रॉनिक्स ऐड हुई तो ये CNC लेथ बन गई। तो जैसा कि क्लियरली मैकेट्रॉनिक्स का आपका एक सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मज़ीद देख लें जी। ऑटोमेटिक कैमरा जो होता है ये मैकेट्रॉनिक्स में आता है, स्कैनर आते हैं, हार्ड ड्राइव आती है, ठीक है जी, और इंडस्ट्रियल रोबोट्स आते हैं, मोबाइल रोबोट्स आते हैं, ठीक है। कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल जो कि CNC मशीन होती हैं सब मैकेट्रॉनिक्स में आती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं मैकेट्रॉनिक्स की, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोबोट्स हैं, ठीक है। ये रोबोट्स, इनका काम मुख्तलिफ काम हो सकते हैं इनके। ये मज़ीद जैसा कि आपने देखा है कि आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उससे रिलेटेड है। और ये एक इंसेक्ट बनाया है रोबोट का जो कि इसमें कैमरा लगा होता है, किसी भी जगह पे जाके आप जो है इससे अपनी वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। रोबोट्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है इनके ऊपर। अब गाड़ियाँ ऑटोमेटिक आ चुकी हैं कि भाई उसके अंदर बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ चल रही होती हैं, ठीक है। ये भी पूरा मैकेट्रॉनिक सिस्टम है। समंदर के अंदर वीडियोस बनाने के लिए जो है, जैसा कि आपने अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक पर इस तरह के चैनल्स पे देखा होगा कि समंदर के अंदर जो मछलियाँ होती हैं उनकी वीडियोस बनी हुई होती हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई समंदर के अंदर आदमी गया कैसे और इतना टाइम कैसे रह गया। तो बेसिकली वो रोबोट्स होते हैं, इस तरह के रोबोट्स होते हैं, उनके अंदर कैमराज लगे हुए होते हैं और वो वहाँ जैसे ही जाते हैं तो मछलियों के साथ, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं अगर इंसान वहाँ जाएगा तो मछलियाँ उसके करीब भी नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरे की बात होती है, इतनी गहराई में इंसान जो है वीडियो बना रहा है। तो ये अब ये मछली जैसा है तो उसको मछलियाँ जो है इसके करीब, क्योंकि आपने देखा है अक्सर करीब से भी वीडियो बन जाती है, तो ये एक मछली की तरह उनके अंदर मिल के वीडियो बना लेता है। ये बेसिकली इस टेक्नोलॉजी पे वो वीडियोस बनी हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लूँगा आपको बताने में। ये जो चीज़ है जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कार असेंबली की शॉप है, ठीक है। और इसके अंदर रोबोट सिस्टम लगा हुआ है और आपको पता है कि जब एक चेन सिस्टम चलता है, लाइन चल रही होती है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेशंस के ऊपर मुख्तलिफ पार्ट्स की फिटमेंट हो रही होती है, ठीक है। ये पूरी लाइन जा रही है, मुख्तलिफ रोबोट का मुख्तलिफ काम है। किसी ने उसकी छत ला के उसके अंदर वेल्ड करनी है, किसी ने टायर लगाना है, किसी ने कुछ नट बोल्ट लगाना है। पूरा एक चीज़ आगे चलती जाएगी और पूरी कार तैयार होती जाएगी और आखिरी जो उसका जो एंड होगा वहाँ पे पूरी एक कार तैयार हो चुकी होगी। तो ये काम बेसिकली अभी फ़िल वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम ह्यूमन कर रहे हैं, यानी इंसान कर रहे हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी बाहर मुल्कों में आ चुकी है और वहाँ पे कामयाब हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में आ रही है तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी फैल रही है, ठीक है। अब बाहर मुल्क में ये कामयाब कैसे हुई, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। देखिए जी, बाहर मुल्क में ये ऐसे कामयाब हुई कि उन्होंने अपने जो लेबर तबका है, जैसे आप सब कंपनीज़ में काम करते हैं और आप लोगों को पता है कि जो लेबर होती है हमारी, वो नॉन एजुकेटेड होती है और वो जो है जस्ट अपना काम करते हैं और चले जाते हैं और उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि किस तरह का टेक्निकल फॉल्ट क्या होते हैं और उसकी जितनी भी थ्योरी है वो उनको कुछ पता नहीं होता, ठीक है। उन्होंने बाहर मुल्क वालों ने अपने लेबर को एजुकेट किया। वहाँ पे जब आप जाएंगे, जापान चले जाएं, वहाँ पे आपको वर्कर, ऑपरेटर और मैनेजर, CEO में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। सबकी थिंकिंग, सबकी सोच तकरीबन एक जैसी ही होती है, ठीक है। तो उन्होंने अपने वर्कर्स को इतना डेवलप कर लिया कि अब उनके वर्कर्स जो हैं वो वर्कर्स मशीनों पे काम करने वाले हैं ही नहीं। उनके वर्कर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम को समझने वाले और ऑटोमेटिक सिस्टम को चलाने वाले होते हैं। अब अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई और हमारा जो फैक्ट्रीज़ में वर्कर काम कर रहा है वो इसको समझ भी नहीं सकेगा और उसके सर के ऊपर से पूरा सिस्टम चला जाएगा। अगर इसमें कोई ट्रबल शूट आता है तो हमारे वर्कर को नहीं पता कि मैंने क्या करना है कि ये दोबारा काम करना शुरू कर दे। तो इसके लिए हमें हाई क्लास इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली अब ये टेक्नोलॉजी जब पाकिस्तान में आएगी तो यकीनन इससे क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी गाड़ी की और इसके अंदर स्पीड भी बहुत स्पीडअप भी हो जाएगा, लाइन बहुत जल्दी चलेगी और मे बी कार का जो साइकिल टाइम है बनने का वो भी कम हो जाए। हर चीज़ में फ़ायदा है, लेकिन सबसे नुकसान क्या है
ये नुकसान है कि बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो इसको अडॉप्ट करने से पहले करना ये चाहिए कि अपने वर्कर्स जो हमारा निचला तबका है उसको उठाएं, उसको एजुकेट करें और फिर इस टेक्नोलॉजी को लेके आएँ, ताकि आपके यहाँ ये जो इस टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा लैक पॉइंट है वो पहले उसको ख़त्म करें एंड देन इसके ऊपर आएँ, ताकि आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा हो सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अगर इस पॉइंट को अगर आप इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, अगर इस पे पॉइंट पे काम करेंगे तो ये कामयाब हो सकेगी, वरना इसको लाने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जो ओनर्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है, लेकिन हुकूमत को नुकसान बहुत बड़ा ये होगा कि उनको फिर जॉब्स के बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो ये एक प्लानिंग के तहत इस सिस्टम को पाकिस्तान में लेके आए, बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन प्लानिंग के बगैर अगर आप लेके आ गए, परचेज़ करके ले आए और इस तरह की चीज़ें हुई तो बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये है बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ मेगाट्रॉनिक्स। बेनिफिट्स थोड़े से बेनिफिट पे नज़र डाल लेते हैं। इन्हांस फीचर एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है जी, फीचर्स इन्हांस हो जाते हैं, फंक्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं मेगाट्रॉनिक्स में आने से। मोर यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, यूज़र को बड़ा आसान हो जाता है इस पे काम करना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जो वर्कर पूरा दिन बैठ के मशीन चला के प्रोडक्ट बना रहा है, वो जैसे उसको 10 मशीनों को मॉनिटर करके प्रोडक्ट तैयार करेगा, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा काम, ठीक है। प्रिसीजन कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मशीन इंसान के काम में गलती हो सकती है, मशीन गलती नहीं करती, तो मशीन हमेशा एक ही क्वालिटी का पार्ट बनाएगी, तो यानी कि उसकी प्रिसीजन कंट्रोल भी बहुत अच्छा हो जाएगा पार्ट्स का। मोर एफिशिएंसी, यकीनन इंसान के हाथ में एफिशिएंसी भी एक जैसी नहीं होती, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मशीन में कभी भी आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। लोअर कॉस्ट, ये चीज़ आप ज़रा देखिएगा, आप ये चीज़ आप समझें कि ये बेसिकली लोअर कॉस्ट हो कैसे रही है, क्योंकि लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई ये तो इतनी महंगी ऑटोमाइजेशन आ रही है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा गेट करने की कोशिश करें। ये पॉइंट है बेसिकली, जब आप इस वक्त अगर आप अपनी कोटेशन निकालें अपनी मैन पावर के हिसाब से और अपने साइकिल टाइम के हिसाब से पूरी कोटेशन बनाएंगे, तो आप अपना कोटेशन बना के अलग कर लें, और जब आप ये ऑटोमाइजेशन लेके आ जाएंगे उसकी कोटेशन बनाएंगे तो आपको पता ये चलेगा कि ऑटोमाइजेशन की जो कोटेशन है वो ज़्यादा आपको बेनिफिट यानी ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे रही है। तो इससे ये इस तरह ये लो कॉस्ट होता है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, इंसान जब मशीन चलाता है तो उसमें रिजेक्शन भी होती है, उसमें लैग्स भी आते हैं, उसके अंदर मशीन के ख़राब होने का चांस भी ज़्यादा होता है, और उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस के मसले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उसकी साइकिल टाइम भी कम होता है। और अगर इसके बरक्स आप किसी ऑटोमाइजेशन की तरफ चले जाएँ तो उसके अंदर आपकी क्वालिटी एश्योरेंस भी एक जैसी होगी, आपके पार्ट की क्वालिटी सब कुछ एक जैसा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी तेज़ हो जाएगी, एक जैसी प्रोडक्टिविटी भी आपकी स्टेबल हो जाएगी, एक जैसी प्रोडक्टिविटी रहेगी, हर तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। इस तरह ये लो कॉस्ट होती है। अच्छा, अगला है फिजिबल डिज़ाइन, ठीक है, रीप्रोग्रामेबल। तो इसके अंदर सीन ये है कि आप ये अगर आपने एक दफ़ा प्रोग्राम कोई बना दिया है तो उसको आप बासानी चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा प्रोग्राम बना दिया और उसी एक दफ़ा गलत बन गया तो अब वो ख़राब हो गया, आप उसका आपका कोई इम्प्रूवमेंट आ गई है तो आप अपने इसके प्रोग्राम को चेंज करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ, कोई मसले की बात नहीं है। मोर रिलायबल, ठीक है, रिलायबल आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है इसके ऊपर भरोसा ज़्यादा किया जा सकता है ऑटोमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। स्मॉलर साइज़ होता है, ठीक है, स्मॉल साइज़ होता है, इतना ज़्यादा ऑटोमाइजेशन जो होती है, ऑटोमाइजेशन आती है तो उसमें साइज़ छोटा आता है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। सेफ़र, अब मशीन चल रही है ऑटोमेटिक, इंसान दूर है, ठीक है, तो यकीनन इंसान जब इंगेज कम है तो उसकी सेफ्टी भी ज़्यादा है, ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच, मेरी प्रेजेंटेशन का अख्तिताम हो चुका है। नाज़रीन करम, यूँ तो आपने इस तरह के टॉपिक्स पहले भी कवर किए होंगे, लेकिन जिस तरह से इंशाल्लाह मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपने इससे सीखा ही होगा। जैसा मैं हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी थोड़ी सी रिसर्च बेस्ड वर्क डालता हूँ, उससे हमेशा बंदा कुछ ना कुछ सीखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो को, ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों को मेरी वीडियोज़ इस तरह की पसंद आती हैं, और अपनी सजेशन, जिस तरह मुझे बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं और जो लोग मुझे नहीं देते वो भी मुझे सजेशन दें, ताकि मैं उनकी डिमांड के ऊपर इंशाअल्लाह ताला जैसे कि वीडियोस बनाता हूँ उनकी डिमांड पे भी वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।